Hello friends, welcome to Tapasvi IAS. My name is Rahul Chaturvedi and today we are going to discuss about ecosystem. इकोसिस्टम में हमने स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम और फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम का डिस्कशन किया था। स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हमने देखे। एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि इनऑर्गेनिक मटेरियल या फिर नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बायोटिक कंपोनेंट्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन, फॉस्फेट, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स या माइक्रोब्स, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, इन सभी का डिस्कशन किया था। देन फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम में हम जानते हैं मैटर और एनर्जी के रिस्पेक्ट में इकोसिस्टम के फंक्शन को डिफाइन किया गया है। राइट, अगर अर्थ एज अ होल इसको इकोसिस्टम कंसीडर किया जाए तो विद रिस्पेक्ट टू मैटर अर्थ इज अ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, अर्थ में मैटर बाहर से नहीं आता है। अर्थ के इकोसिस्टम का जो मैटर है वो उसके अंदर कन्फाइंड है। अगर एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करें तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में अर्थ इज अ ओपन सिस्टम, बिकॉज अर्थ में जो मेन एनर्जी का सोर्स है दैट इज द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। सो फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, radiant energy of the sun is the only significant energy source for any ecosystem. Thus, the function of an ecosystem can be studied under the following three heads. और ये तीन different heads हैं: energy flow, nutrient cycling या biogeochemical cycles, then ecological succession या ecosystem development. Energy flow हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें हमने ट्रॉपिक लेवल के बारे में जाना था। राइट, ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन में हमने फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड, इन सभी का डिस्कशन किया था। इसके बाद आता है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। सो अब हम इस वीडियो में न्यूट्रिएंट साइकिलिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल का डिस्कशन करेंगे। देखिए बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है। इन इकोलॉजी अ बायोजियोकेमिकल साइकिल इज अ सर्किट और पाथवे बाय विच अ केमिकल एलिमेंट और मॉलिक्यूल मूव्स थ्रू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपार्टमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। देखिए हम जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लाइफ प्रोसेस में रहने के लिए डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सिंपल कंपाउंड को तो फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं, ओके, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है जैसे कि प्रोटीन, उसको सिंथेसाइज करने के लिए प्लांट्स को कुछ एक्स्ट्रा एसेंशियल एलिमेंट्स की नीड होती है। राइट, जैसे कि नाइट्रोजन या फॉस्फोरस। और ये नाइट्रोजन या फॉस्फोरस इनको लेने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। ओके, सो ऑल केमिकल न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट यूज्ड इन द इकोसिस्टम बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस ऑपरेट ऑन ए क्लोज्ड सिस्टम। राइट, द एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम अकर्स इन एन ओपन सिस्टम। देखिए एनर्जी का फ्लो हमने पहले भी पढ़ा है। एनर्जी का फ्लो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है वो एक क्लोज्ड साइकिल में फ्लो करता है। ठीक है, जो मेन टाइप्स की न्यूट्रिएंट साइकिलिंग्स है वो एक तो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल है, सेकंड इज द सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल, गैसेस लाइक नाइट्रोजन साइकिल, और सेडिमेंट्री होती है फॉस्फोरस साइकिल। सो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर इंपॉर्टेंट इन इकोलॉजी। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड वाटर साइकिल होती है। इस वीडियो में हम नाइट्रोजन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज अ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। राइट, अब ये नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हमें पता है 78% नाइट्रोजन ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होती है। इस नाइट्रोजन को प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं। राइट, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एंटर्स द बायोलॉजिकल पाथवे ऑफ नाइट्रोजन साइकिल ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ सेवरल फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। ये फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स देखिए कौन कौन से होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल में होता है वो होता है एजोटोबैक्टर, ये एरोबिक होता है। और
क्लोस्ट्रोडियम ये एनारोबिक है। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग इन फ्लडेड राइस फील्ड, राइट। और ये साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एनाबेना, ओलोसिरा एंड नोस्टक, राइट। इसके बाद लेग्यूम्स, लेग्यूम्स का सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन होता है विद द बैक्टीरिया राइजोबियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द नाइट्रोजन इकोनॉमी ऑफ द नेचुरल टेरेस्ट्रियल एज वेल एज मैन मेड इकोसिस्टम, राइट। देन अमोनिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन का मतलब इट इज डन बाय मेनी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स एंड फंगाई बाय enzymatically degrading organic nitrogen like protein and nucleic acid contained in the detritus into ammonia, right। detritus को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, जब कन्वर्जन होता है उसको अमोनिफिकेशन बोला जाता है, राइट। अच्छा देखिए detritus क्या होता है, detritus is a freshly dead या partially decomposed plants and animal material, ठीक है। सो प्लांट्स और एनिमल मटेरियल जो कि पार्शियली डिकम्पोज होता है या फ्रेशली डेड मटेरियल है उसको डेट्रिटस बोला जाता है। इसका कन्वर्जन अमोनिया में जब होता है उसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। ये बीच के जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं इनको आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मेन इसके लिए बस इतना है कि डेट्रिटस का जब अमोनिया में कन्वर्जन होता है उसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। देन नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, राइट। और नाइट्राइट का कन्वर्जन होता है by the bacterium Nitrosomonas, followed by the conversion of nitrite into nitrate by Nitrobacter। So देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर कि नाइट्राइट का कन्वर्जन, सॉरी अमोनिया का कन्वर्जन जब नाइट्राइट में होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, तो नाइट्रोसोमोनस के थ्रू होता है। फिर फर्दर ये नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में बाय नाइट्रोबैक्टर। ये पूरा प्रोसेस आपको अभी एक डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखिए एटमॉस्फेयर में अराउंड 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट। और ये नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कन्वर्ट हो रहा है सॉइल अमोनिया में, ठीक है। ये सॉइल अमोनिया है, अमोनियम NH4+, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस इज डन बाय द फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। अब देखिए इसमें लेग्यूम्स, मैंने आपको बताया था लेग्यूम्स का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है राइजोबियम के साथ। सो ये सिम्बायोटिक माइक्रोब्स हैं, ये कन्वर्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल अमोनिया में, ओके। इसके बाद दिस सॉइल अमोनिया NH4+ ये कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, सॉइल नाइट्राइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। सॉइल नाइट्रेट का कन्वर्जन होता है बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनस, ये भी हमने थ्योरी में भी पढ़ा। दिस सॉइल नाइट्राइट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू सॉइल नाइट्रेट NO3-, ठीक है। और इसमें बैक्टीरिया जो यूज होता है वो होता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट कर रहा है नाइट्राइट को नाइट्रेट में। दिस नाइट्रेट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स बाय द एसिमिलेशन प्रोसेस, ओके। इसके बाद प्लांट से ये एनिमल्स तक जाती है, राइट। इसके अलावा ये नाइट्रेट्स जो प्रेजेंट है बाय द डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, ये डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं स्यूडोमोनस, ठीक है। स्यूडोमोनस बैक्टीरिया के थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन होता है और ये वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चली जाती है। सो ये कंप्लीट एक साइकिल हो रहा है। इसके अलावा देखिए प्लांट्स में जो नाइट्रेट्स गया ये एनिमल्स के पास गया, ठीक है, एनिमल्स को ट्रांसफर होगा। इसके बाद जो डेट्रिटस है, डेट्रिटस कन्वर्ट हो रहा है, इसको डिकम्पोज किया जा रहा है बाय द एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक। और बाय द अमोनिफिकेशन प्रोसेस ये वापस से सॉइल अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कंप्लीट साइकिल हो रही है, देखिए वापस से नाइट्रोजन मूव करता चला जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। इसके बाद स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस साइकिल। देखिए फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट बहुत ही क्रिटिकल होती है बिकॉज इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सेल मेम्ब्रेन, सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम, बोन्स एंड टीथ। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस, राइट। इसका जो मेन सोर्स है, मेन रिजर्वायर है, वो रॉक्स एंड नेचुरल फॉस्फेट डिपॉजिट्स आर द मेन रिजर्वायर ऑफ द फॉस्फोरस। Phosphorus occurs in soil solution mainly as orthophosphate
PO4 3- and the absorption of phosphorus by the higher plants is promoted by the presence of mycorrhizae. नाइट्रोजन में देखिए हमने देखा था नाइट्रोजन साइकिल में लेग्यूम्स और राइजोबियम ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया थे जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते थे, ठीक है। फॉस्फोरस का मेन रिजर्वायर फॉस्फोरस कंटेनिंग रॉक्स एंड सॉइल्स होती है, ठीक है। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ये फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। देन प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करके PO4 3- में इसका कन्वर्जन हो रहा है और इसी के साथ एटमॉस्फेरिक फॉस्फोरस इसका भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है और ये भी PO4 3- में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये पूरा प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखिए यहां पर आपको ज्यादा बेटर इसमें समझ में आएगा। देखिए फॉस्फोरस इन रॉक्स, राइट, इसका कन्वर्जन हुआ, ये गया फॉस्फेट इन सॉइल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग के बाद ये इसका रन ऑफ हुआ और ये जाकर के वाटर में मिल गया, फॉस्फेट इन सॉल्यूशन, या इसका प्रेसिपिटेशन हो गया, प्रेसिपिटेटेड हो गया और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और रॉक्स में मिल गया। सो ये यहां पर गया, इसके बाद अपलिफ्टिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स ऊपर आई, देन ये पूरा प्रोसेस ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर देखिए जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज किया प्लांट्स ने, ठीक है, और प्लांट्स ने इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल ने इसका यूज किया, ठीक है। इसके बाद एनिमल्स आफ्टर उसके डेड होने के बाद या प्लांट्स के डेड होने के बाद ये वापस में एज अ डेट्रिटस कन्वर्ट हो गया और ये डेट्रिटस बाय द डेट्रीवोल्स इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सॉइल्स में मिला दे रहे हैं। देन इसका डिकम्पोजिशन हुआ और वापस से सॉइल में फॉस्फेट मिल गया। सो ये पूरा फॉस्फेट का पूरा साइकिल है फॉस्फोरस का। अच्छा देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल, इसमें फॉस्फोरस साइकिल बहुत इजी साइकिल है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है बिकॉज इसका मेन रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है, जबकि फॉस्फोरस साइकिल का मेन रिजर्वायर रॉक्स है। अब स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम चेंजेस एंड डेवलप्स ओवर टाइम। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो बेसिकली इन्वायरमेंट चेंज की वजह से होते हैं, राइट। और इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से कम्युनिटी स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, ओके। सो चेंजेस ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर ड्यू टू इन्वायरमेंट चेंज थ्रू टाइम इज कॉल्ड सक्सेशन। इसमें देखिए पायनियर से लेकर के क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक, ठीक है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है स्टेबल कम्युनिटी और एंड पॉइंट ऑफ सक्सेशन। इनके अभी देखिए डिटेल अभी देखेंगे। पायनियर कम्युनिटी किसी भी न्यूली डेवलप्ड इकोसिस्टम में एक पायनियर कम्युनिटी से लाइफ स्टार्ट होती है, राइट। The series of communities that follow one another on the way to the stable stage is called seer. इस सीरीज को सीयर बोला जाता है एंड ईच ऑफ द टेम्परेरी कम्युनिटीज इज कॉल्ड सीरल स्टेज। इसके बाद क्लाइमेक्स होता है, इट रिफर्स टू स्टेबल एंड सेल्फ परपेचुएटिंग स्टेज दैट इज द कम्युनिटी दैट सीमिंगली रेजिस्ट फर्दर चेंजेस व्हाट हैपेंस टू बी कल्मिनेटिंग ऑफ द सक्सेशन प्रोसेस। जो एंड पॉइंट हो गया यानी कि इसके बाद फर्दर सक्सेशन नहीं हो रहा है, उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोला जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन सबसे पहली बार F.E. क्लीमेंट ने 1916 में प्रेजेंट किया था। क्लीमेंट बिलीव्स इन ऑर्डरली इवोल्यूशन, मोनोक्लाइमेक्स आइडिया एंड क्लाइमेक्स डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट, ओके। क्लीमेंट के अकॉर्डिंग इन द अर्ली स्टेज द नंबर ऑफ स्पीसीज कीप इंक्रीजिंग। स्टार्टिंग में क्या होता है डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है, ओके, और स्टेबिलिटी अचीव होने के बाद उनमें से कुछ बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाती हैं और डोमिनेंट होने की वजह से वो कुछ रेयर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देती हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ कंपटीशन। देयरफॉर एट द मैच्योरिटी स्टेज देयर मे बी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्पीसीज, राइट। सो इनिशियली क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, लेकिन मैच्योरिटी स्टेज में नंबर ऑफ स्पीसीज कम हो गई है क्योंकि उनमें से कुछ स्पीसीज काफी डोमिनेटेड हो गई थी एंड थ्रू कंपटीशन उन्होंने रेयर स्पीसीज को एलिमिनेट कर दिया।
एजी टेंसले, देखिए क्लीमेंट किस में बिलीव कर रहे हैं, मोनोक्लाइमेक्स आइडिया में, ठीक है, जबकि टेंसले के अकॉर्डिंग क्या है, टेंसले बिलीव्ड इन दी पॉलीक्लाइमेक्स आइडिया. अकॉर्डिंग टू हिम a mosaic of climax could be present in one climatic area, right? These climaxes might be controlled by the factor like climate, soil, topography and fire. Okay? इसी तरह वाइटकर एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, देयर इज नो एब्सोल्यूट क्लाइमेक्स डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन. अकॉर्डिंग टू हिम एनी कम्युनिटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इट्स पर्टिकुलर एनवायरमेंट या हैबिटेट एंड इज देयरफॉर यूनिक. सो देखिए मोनोक्लाइमेक्स का मतलब क्या हुआ, मोनोक्लाइमेक्स आइडिया मतलब एक पायनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक सिर्फ एक ही मतलब एक ही सीयर है, एक ही स्टेज है, मतलब एक ही सीरीज ऑफ स्टेजेस है, राइट. पॉली क्लाइमेक्स आइडिया के अकॉर्डिंग जो कि टेंसले ने बोला, उसमें क्या है, मोज़ेक ऑफ क्लाइमेक्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारी केसेस हो सकते हैं. लेकिन वाइटकर बोलते हैं कि एक एब्सोल्यूट क्लाइमेक्स टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है, वो बेसिकली इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है और इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट मतलब पैचेस हो सकते हैं, राइट. सो कम्युनिटीज आर कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग इन रिस्पॉन्स टू द फिजिकल इन्वायरमेंट. क्लाइमेक्स कम्युनिटी और इंडिविजुअल सक्सेशन, ये क्या होता है. द कम्युनिटी यूनिट थ्योरी वाज अपोज्ड बाय H.A. ग्लीसन. ये कम्युनिटी थ्योरी है, मोनोक्लाइमेक्स आइडिया और पॉलीक्लाइमेक्स आइडिया, इस थ्योरी को ग्लीसन ने अपोज किया. हु सॉ कम्युनिटी हिस्ट्री एज अ मच मोर अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस. ही आर्ग्यूड दैट स्पीसीज आर इंडिविजुअलिस्टिक, each getting established according to its ability to colonize and reproduce in an area. To colonize and reproduce in an area. Gleason suggested that we see ecosystem as a stable and uniform only because our lifetime are so short and our views is so limited. So Gleason ने क्या किया? Gleason ने बोला कि जो ह्यूमन लाइफ टाइम है वो इतना कम है कि हम अपने लाइफ टाइम में जो भी हमको स्टेजेस दिखती हैं वो हमको क्लाइमेक्स लगता है, लेकिन रियलिटी में वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं है, वो भी चेंज हो रही है, लेकिन उनका चेंजिंग टाइम इतना बड़ा हो गया है कि वो एक ह्यूमन लाइफ टाइम में उसको ऑब्जर्व कर पाना बहुत मुश्किल है. ओके, सो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी टाइप का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता अकॉर्डिंग टू ग्लीसन. सो व्हाट इज द कंक्लूडिंग रिमार्क. कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन may not be as deterministic as we once thought, yet mature or highly developed ecological community do often tend to be resilient and stable over long periods, right. So process of succession क्या है, उसको हम एक मतलब डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकते उसके लिए, राइट. मैच्योर होता है, ठीक है, यानी कि सक्सेशन प्रोसेस मैच्योर होती है, लेकिन क्लाइमेक्स टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं होता. Perhaps it is more accurate to say that the rate of succession is slow in a climax community, that from the perspective of a single human life span, it appears to be unchanged. ठीक है, सो जो ग्लीसन ने बोला, ग्लीसन का कंसेप्ट यहां पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. इकोलॉजिकल सक्सेशन देखिए टू टाइप्स के होते हैं, एक तो प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन इज ऑन अ साइट प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय living organisms. For example, a newly immersed island, a newly found body of water, or a new volcanic flow. This succession begins with pioneer species, और ये pioneer species कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि microbes, mosses and lichens. ठीक है, ये pioneer species हैं that can withstand harsh condition and lack of resources. So ये pioneer species क्या करती हैं, हार्श कंडीशन और लैक ऑफ रिसोर्सेज को विदस्टैंड कर सकती हैं, और इसलिए न्यूली इमर्स्ड आइलैंड या न्यूली इमर्स्ड जो मतलब बॉडी है, वाटर बॉडी या वोल्केनिक फ्लो, उसमें ये आते हैं और एक लिविंग एनवायरनमेंट लाइक कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं. ओके, सो पायनियर स्पीसीज लेड टू एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कॉल्ड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट और फैसिलिटेशन. सो पायनियर स्पीसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है.
The pioneer species gradually disappears as the environment changes. A new species combination replaces the preceding community. Okay, so इस तरह से क्या हो रहा है, pioneer species ने environmental modification या ecological development के थ्रू एक favorable condition develop करी. Okay, और इसके बाद pioneer species gradually disappear हो गए, right? देन न्यू स्पीसीज जनरेट हुई और न्यू स्पीसीज के बाद धीरे धीरे एक सीएल जनरेट हुआ, यानी कि स्पीसीज देन उसके बाद आगे बढ़ता गया और देन क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ अप्रोच किया, क्लाइमेक्स कम्युनिटी या मैच्योर कम्युनिटी. ओके, देन सेकेंडरी सक्सेशन, व्हेन एन एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इज डिसरप्टेड एंड अ न्यू वन सब्सिक्वेंटली डेवलप्स एट द साइट. देखिए, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी सपोज फायर के थ्रू, ठीक है, किसी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन में सपोज फायर, आग लग गई है, उस केस में क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो डिसरप्ट हो गई है, उसके बाद नई जो कम्युनिटी होगी वो डेवलप होगी, उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं. दिस डिसरप्शन में बी नेचुरल एंड कैटास्ट्रॉफिक लाइक अ फायर और फ्लड और ह्यूमन एक्टिविटी लाइक माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन, राइट? At present, we find more examples of secondary succession around us. Secondary succession हमें ज़्यादा क्यों मिलते हैं? Because of human involvement, ठीक है, या एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस की वजह से, जहां पर भी ह्यूमन का इंटरफेयर हो रहा है, ह्यूमन के इंटरफेयर होने की वजह से जो स्टेबल कम्युनिटी है उसको डिसरप्ट कर रहा है ह्यूमन, और डिसरप्शन के बाद वो सेकेंडरी सक्सेशन की तरफ अप्रोच हो रहा है. ओके फ्रेंड्स, so that is all about the ecosystem. So thanks for watching friends, all the best.